नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सिन्हा। आइए डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हेंजल मछली का प्रजनन है किसानों के लिए लाभकारी और केले की खेती कर सफलता हासिल किए हैं वैशाली जिले के किसान जयमंगल प्रसाद ने। हेंजल मछली का प्रजनन काफी कठिन होता है, जिसमें 25 जोड़ों को एक साथ रखा जाता है नर मादा के पहचान के लिए, जिससे कि समुचित रूप से इनका प्रजनन हो सके। प्रजनन क्षमता विकसित होने के बाद नर मादा अलग अलग जोड़े में रहने लगते हैं। इनके अंडों के समुचित विकास के लिए इन्हें अलग एक्वेरियम में डाला जाता है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ICAR के वैज्ञानिक डॉक्टर तेज प्रताप। एंजल मछली का प्रजनन थोड़ा कठिन है, इसलिए कि उसका मेल और फीमेल को पहचानना मुश्किल होता है। इसके मेल फीमेल को पहचानने के लिए हम लोग 25 पेयर को एक साथ एक एक्वेरियम में रख देते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। उसमें क्या होता है, उसके बाद वो लोग जो पेयर बन जाता है मेल फीमेल का, वो झुंड से अलग रहने लगता है। उसके बाद जब वो अलग रहने लगता है तो फिर हम उसको सेपरेट करके दूसरे एक्वेरियम में प्रजनन के लिए डालते हैं। उसमें प्रजनन के पूर्व किसी चीज़ की पत्तियों को रखा जाता है जिसपे कि वो अंडा चिपके, या नहीं तो फिर एस्बेस्टस का सीट को काट के नीचे डाला जाता है ताकि उस पर भी अंडा चिपकता है। तो इसमें इस मछली में पेरेंटल केयर पाया जाता है। पेरेंटल केयर मतलब वो अपने बच्चों का देखभाल करती है, जैसे मनुष्य अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। अगर उसके अंडे को कोई टच करने की कोशिश करता है या कोई प्रीडेटर आके खाने का कोशिश करता है तो वो उससे बचाती है। और अंडा देने के बाद वो अंडे को अपने पंख से हवा देकर उसके में एरिएशन देते रहती है ताकि वो अच्छे से उसमें मतलब बच्चा हैच होके बच्चा निकले। इसका अंडा 24 से 48 घंटे में हैच होकर पूर्णतः बाहर आ जाते हैं। उसके 3 दिन के बाद इसको फीडिंग किया जाता है। इनका खाना अंडे के जो पीला वाला भाग होता है उसको पानी में घोल कर इसका भोजन बनाया जाता है और उसको उसमें डाला जाता है भोजन के रूप में। केले की सफल खेती कर सफलता हासिल की है वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी किसान जयमंगल प्रसाद ने। आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। में केला लगाए हुए हैं जिसमें उसमें लागत 80-90 हज़ार रुपया हम का है और उसी से हम लोग बाल बच्चा का अपना पढ़ाई लिखाई प्रतिपाल खाना पीना जो भी है से कर रहे हैं। जिसमें हम लोग अल्पान होता है और कुठिया होता है, जिसको लोग मुठिया भी कहते हैं, सब्जी में भी आता है, और चिनिया है, और एक G9 केला भी होता है। ये सब हम लगाए हुए हैं जिससे हम लोगों को अधिक लाभ मिलता है। पान एक बहुवर्षीय सदाबहार लत्तरदार बेल है जिसकी खेती नकदी फसल के रूप में होती है। उत्तरी बिहार में पान की बुआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के द्वितीय सप्ताह तथा दक्षिणी बिहार में मई माह में की जाती है। पान का बरेजा बनाने के लिए ढालू जमीन जहां पानी के निकास की अच्छी सुविधा हो अनुकूल होती है। पान की खेती उष्ण जलवायु में छायादार तथा नम स्थान में होती है। पान की उन्नत किस्में हैं मगही, बंगला, कपूरी, देशी तथा सांची। मल्चिंग ड्रिप सिंचाई किसानों के लिए लाभकारी पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा फसल की अच्छी उपज होती है, पानी की बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है।
मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस पद्धति द्वारा खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है और पाइप के द्वारा पानी बूंद बूंद कर पौधों के जड़ तक जाता है। इस पद्धति में मिट्टी के ऊपर काले पन्नी डालकर फिर उसके ऊपर कमची द्वारा जब सफ़ेद पन्नी डाला जाता है तो सूर्य की किरण सफ़ेद और काले पन्नी से वाष्पीकरण कर पौधे को अधिक वृद्धि पहुंचाती है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी भाव में आए उछाल और गिरावट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मंडी भाव में आपको लिए चलते हैं अंटाघाट सब्जी मंडी, जहां जानेंगे हम हरी सब्जियों के भाव। करेला 10 रुपये, गजरा 30 रुपये, आम 20 रुपये किलो, शिमला 30, खीरा 10, बीन 30 रुपये, टमाटर 20 के 1.5 किलो, बैगन 20 रुपये। और अब पेश है मौसम संबंधित जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल पटना और उसके आसपास के इलाके में मौसम गर्म रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती के नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ कृषि आधारित तमाम जानकारियां आपको देंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस भाग में आप सभी किसान भाइयों बहनों आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पान हमारे भारतीय संस्कृति का प्राचीन काल से हिस्सा रहा है। जहाँ तक इसके व्यवसाय और व्यापार का प्रश्न है तो यह भी काफ़ी स्थापित रूप में है, पूर्ण विकसित रूप में है। ऐसे में यदि आप पान की खेती का चुनाव करते हैं तो यह एक लाभदायक विकल्प आपके लिए साबित हो सकता है। तो आइए आज हम लोग बातचीत करते हैं ग्रीष्मकालीन पान की खेती के बारे में, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राम गुलाम प्रसाद चौरसिया जी, जो मधुबनी जिला के प्रगतिशील किसान हैं। आप नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन पान की खेती के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि इसकी खेती के लिए कैसी भूमि उपयुक्त है, साथ ही हमारे प्रदेश में कौन कौन से भाग में इसकी खेती की जा सकती है। पान की खेती के लिए दोमट मिट्टी, हल्का जो पोखरा के भिंडा और ज़मीन दू, जिसको हमारे यहाँ लोग किसान लोग कहता है भिट्ठा, ऊंचाई ज़मीन, जल जमाव नहीं हो उस ज़मीन में। लेकिन और किसान पहले हम लोग जा कर के खेती को चुनते हैं जो कहाँ पान की लगाए खेती, जिससे कि बारिश होने पर पानी निकल जाए। ये नहीं कि पान की खेती में बारिश हो और पान जल जमाव हो जाए तो पान का खेती पूरा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उच्च ज़मीन जैसे पोखरा के भिंडा, जहाँ उस ज़मीन में कि बालू नहीं हो, दोमट मिट्टी हो, उस ज़मीन में और भिट्ठा में पान की खेती चुन करके 2 महीना पहले लगा देते हैं ज़मीन को चुनाव करके। इसके बाद किसान क्या करते थे, उसको बांस, खड़ी, खो सब इंतजाम करते हैं और खेत 5-6 जोताई करके धूप में छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका कीटनाशु जो कीटाणु है धूप लगने से खेत में सब मर जाते हैं। और साथ साथ हम अपने घरेलू गोबर जो रखे रहते हैं, सब परिवार मिलकर उसमें टोकरी से उठा कर डालते हैं और डालने का बाद 2-3 दिन छोड़ दिए। उसके बाद फिर पाटा चलाते हैं। पाटा चलाने के बाद फिर जुताई करते हैं। उसको जुताई करके देखते हैं कि कुछ बारिश हुआ तो हुआ, नहीं हुआ आजकल दमकल का पानी उसमें चला देते हैं, जो नमी बन जाए और गोबर थोड़ा सड़ जाए, पुराना गोबर। साथ ही जब खेत पूरा तैयार कर लेते पान की खेती ले, तो जब समझते हैं कि 10-15 दिन हो गया, हमको 15वें दिन रोपना है आज से, तो उस खेत को पूरा हम लोग सुतर कहते हैं, बड़े लोग उसको सुतर कहते हैं, नाप की जी कितना फीट पर कोरो गाड़ेंगे, कितने चौड़ाई हम नाला बनाएंगे और कहाँ उसका मुंह रखेंगे जाने आने के लिए, सब उनका नक्शा हम लोग बना लेते हैं। नक्शा बनाने के बाद सबसे पहले 10 दिन पहले सुतर करके कोदाल से चाल देते हैं अतरा को, बीच में नाली रखते हैं, दोनों साइड में रखते हैं क्या अतरा पान लगाने के लिए। उसमें 10 किलो प्रति कट्ठा सरसों का खली हो या तोरी के जो हमारे मार्केट में अच्छा जगह पर मिले उसको हम घर लाते हैं। घर लाने के बाद क्या करते हैं, उसको हमारे परिवार के लोग उसको अथी में चूरते हैं। अब तो ढेकी नहीं है पहले के जैसे, पिसाते मशीन में नहीं, मशीन वाला पिसबे नहीं करता है, कहता हमको चक्की में सट जाएगा तो क्या करेगा,
तो कूटते हैं, कूट करके महीन बना करके अतरा पर, नाली में नहीं, अतरा में डाल देते हैं, कोदाल से धीरे धीरे छनकते हैं और 5 दिन 7 दिन छोड़ देते हैं। फिर उसको मिट्टी का बर्तन हम लोग लाते हैं कहाँ से, तो कुम्हार के यहाँ से, उसमें पानी भर करके पोखरा से डालते हैं। ऐसे डालते कि जैसे आप लोग का मशीन फुहारा डालते हैं, ये हमारे हाथ की क्रिया है। उसमें माटी के बर्तन में जो मुँह आता है उसमें हाथ डालते हैं, उंगली के इशारा से पानी कम बेसी करते रहते हैं, जो कितना हमको पानी उसमें डालना है, जो विशेष गिनत मिट्टी हो जाए। अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन पान की खेती के बारे में और इस वार्ता में हमारे साथ हैं राम गुलाम प्रसाद चौरसिया जी, जो मधुबनी के एक प्रगतिशील किसान हैं। किसान भाइयों, यदि आप पान की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊंची भूमि का चुनाव करें। बहुत अच्छा आपने चौरसिया जी बताया भूमि की तैयारी के बारे में। लेकिन यदि कोई किसान भाई भूमि की तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद बीज की तैयारी, पान की बीज की तैयारी कैसे करेंगे, साथ ही उसके लगाने का समय क्या है, ये भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। पान फर्स्ट रोपनी जो छपटा होता है मूड़ी वाला, उसका समय बीत गया 15 मार्च से 15 अप्रैल तक। अब आ गया है समय बेल पान लगाने का। बेल के बारे में जो हम कह रहे थे, अभी पुराना बरेजा में जो छपटा कट गया है उसके बाद हम लोग उसमें सिंचाई करते हैं 2 रोज 3 रोज पर। लेकिन अब ऐसा समस्या हो गया जो हमारे उम्र ज़्यादा होने से मिट्टी का बर्तन उठा नहीं पाते हैं, तो इसके लिए क्या किया था, पंपिंग सेट से चलाते हैं पानी और बीज को तैयारी करते हैं। बीज रोपने से 15 दिन 20 दिन पहले इसमें ब्लोटेक्स दवा पाउडर है बाजार में, बाजार से विश्वसनीय दुकान से, जहाँ की उसका डेट एक्सपायर नहीं हो, वे दवा ला करके 15 दिन पहले एक बार छिड़काव करते। तो धूप में हम लोग नहीं करते, सबको समझा कर कहते हैं या 9 बजे सुबह से पहले या 4 बज जाए घड़ी में, इसके बाद सिंचाई करने अति बड़े में ब्रोटेक्स 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, पहले घोल बना लीजिए अच्छी थोड़ा पानी में घोल बना करके और नाप रखिए। अगर कोई चीज़ तोलने वाला नहीं हो, सलाई के खप्पी मिलता है, हम लोग सलाई की खप्पी से नाप लेते हैं, उससे नाप पाउडर निकाल के उसमें घोल बना दीजिए और घोल बना करके स्प्रे मशीन को ठीक करके, जिसमें मोटा धार नहीं हो, मोटा छिड़काव नहीं हो, फुहारा हो, जिससे कि पान की पत्तों पर जो दवाई पड़ता है वे जमीन पर न गिरे, इतना महीन से देना है। ये दवा देकर सिंचाई किए। अब समय बात हुआ कि जो बीज कब लगाए, तो अप्रैल से मई तक ये पान रोपने का समय अभी लगा रहे हैं किसान भाई। अब ये रोपते हैं कैसे, ये गांठ काट करके बरेजा में मुट्ठी बांध करके रख दिए और परिवार लोगों को बोले जो बड़का हम लोग का कठौता होता है पानी रखने के लिए, उस पानी में वही ब्लोटेक्स दवा घोल करके सब जड़ को डुबा देती है या 5 मिनट 7 मिनट डुबा करके रखते हैं। इसका कोई तरह का
बीमारी नहीं लग पाए। और रोपने के बाद फिर निकाल करके छाया में रखते हैं। और समय ये ऐसा होता है कि जब कल रोपेंगे तो सब अपने स्वजाति को कह देते हैं हम पान का रोपनी करेंगे, तो हम लोग को मजदूरी नहीं मिलता, उनको भोज खिलाना पड़ता है। आज तक भी पूर्वज से लेकर आज तक वही चलता है। और साथ में हम लोग उसमें पहले पूजा करते हैं प्रसादी का, प्रसादी पूजा करके तकर बाद ये पान का रोपनी 5 पेड़ एक गड्ढा में 4 इंच गड्ढा में लगा देते हैं चिड़िया करके, और ईटा से ठोक ठुक करके उसको दाब देते हैं। इसके बाद नार भिजा हुआ रहता है, दूसरा आदमी नार देते जाता है हल्का। और नार देने के बाद जब पछिया हवा चलता है ज़्यादा या पूर्वा हवा कम चलता है तो पछिया हवा में दिन में 4 बार इसमें पानी देना पड़ता है हल्का। अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन पान की खेती के बारे में, और इस वार्ता में हमारे साथ हैं राम गुलाम प्रसाद चौरसिया जी, जो मधुबनी के एक प्रगतिशील किसान हैं। चौरसिया जी, आपने सिंचाई के बारे में, पान की खेती में सिंचाई के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन क्या इस पान की खेती में या पान में कीट व्याधियों का भी प्रकोप होता है, और यदि होता है तो उसके लिए किसान भाई क्या करें? हाँ, सबसे पहले नया ये अप्रैल मई जून में बोड़ो मिश्रण अपने हाथ से बनावे, तुतिया और चूना को घोल करके बोड़ो मिश्रण तैयार करे, तो सपरा पर भी देखते, मिट्टी पर भी बोड़ो मिश्रण दे दे तो फसल में रोग नहीं लगा। आखिर जो नहीं बनाया वो बाजार में जा करके, जैसे अभी झलमा का प्रकोप होगा, पेड़ के मूड़ी जो है उसमें चूटी महीन महीन चीटी लगता है, हैं? ऐसे जब झलमा लग गया तो बोड़ो मिश्रण या कॉपर फंसीसाइड या कीड़ा दूसरा लगता है तो एंडोसल तो नहीं मिलता है। अब रोगर या फेनवाल, ये दवा 1 लीटर पानी में 2 ml घोल करके, लेकिन कम से कम धूप में मत दें, ये दवा देना परम जरूरी है। चौरसिया जी, आज आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को पान की खेती के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, पान की खेती बहुवर्षीय खेती होती है। यदि आप इसका एक बार खेती शुरू करते हैं तो कई वर्षों तक इसका आप लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपसे हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका है। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपने पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, छज्जूबाग, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी भी है kd_patna@yahoo.com। तो अब मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।